नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विष्णु शर्मा आपका फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम में, जो चर्चाएं चल रही थी वह मारवाड़ रियासत के बारे में हमने चर्चाएं स्टार्ट कर दी थी। और मारवाड़ रियासत के बारे में हम जो चर्चाएं कर रहे थे, उन मारवाड़ रियासत में हमने आपको जो बता दिया था, वह जो बताया था स्टार्टिंग पॉइंट जो है बताया था। और स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो मैंने आपको चर्चा जो किया था स्टार्टिंग में, वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना कैसे हुई थी। तो लास्ट चैप्टर में ये चर्चा हो चुकी थी और चर्चा करते हुए हम पहुँच गए थे राव रणमल। राव रणमल के बारे में चर्चा हो गई थी, जो कि 1438 तक जो है ये शासक रहते हैं। तो राव रणमल के बारे में जो है चर्चा हो चुकी थी। और राव रणमल के बारे में मैंने आपको जो चर्चाएं की थी, राव रणमल जो है, इस राव रणमल की बात करें तो राव रणमल का जो शासनकाल जो समाप्त होता है वह 1438 में समाप्त हो जाता है। 1438 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है रणमल की। तो 1438 से लेकर के 15 वर्षों तक जो है मारवाड़ किसके, मेवाड़ के अंडर में रहती है। कहने का मतलब 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि होती है। 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि हुई थी। आवल बावल की संधि जो है ये होती है आपके 1453 ईस्वी में, ये जो है संधि होती है। आवल बावल की जो संधि हुई थी, आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में जो है होती है। और 1453 ईस्वी में ये जो संधि होती है, आवल बावल की जो संधि होती है, इसके तहत इस राव रणमल के जो पुत्र थे उनका नाम मिलता है जोधा। तो आपको पता है कि जोधा और ये जो है कुंभा के मध्य हुई थी ये संधि। और जोधा और कुंभा के मध्य जो ये संधि होती है आवल बावल की, तो इसके तहत ये जोधा जो है इनको मारवाड़ का साम्राज्य मिल जाता है। मारवाड़ का साम्राज्य मिल जाता है। मैंने आपको वहाँ पर इस संधि के बारे में मेवाड़ पढ़ाते समय पूरे डिटेल से बता दिया है। और मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो आवल बावल की जो संधि हुई थी, इस आवल बावल की संधि की बात करें तो ये जो है आपके इससे जोधा को मारवाड़ जो है मिल जाता है वापस से। और इसकी बात करें तो ऐसा मानते हैं कि जब इसको मारवाड़ वापस मिल जाता है जोधा को, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जोधा मारवाड़ के जो है शासक बन जाते हैं। इस समय जोधा मेवाड़ के साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। और वैवाहिक संबंध जो मैंने आपसे कहा कि राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में कर दिया था। ऐसा जो है यहाँ पर ये हो जाता है। 1453 ईस्वी में ये शासक जो बन जाते हैं मारवाड़ के, वो बन जाते हैं राव जोधा। तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं राव जोधा के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों। तो देखिएगा, राव जोधा यहाँ पर शासक बनते हैं। राव जोधा जो है ये शासक बनते हैं यहाँ पर। राव जोधा की बात करें तो मित्रों इनका शासन काल जो स्टार्ट होता है वह 1453 ईस्वी से स्टार्ट होता है। और इनका शासनकाल जो रहता है वह 1489 तक, 89 तक जो है इनका शासनकाल रहता है राव जोधा का। 1453 में ये शासक बनते हैं और 1489 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहता है राव जोधा जो है इनका। ठीक है, इनकी बात करें तो मित्रों देखिएगा, राव जोधा जो थे, ये कहने की मेरे को आवश्यकता नहीं है कि ये राव रणमल के पुत्र थे। ये राव रणमल जो है, इस रणमल के जो है ये पुत्र थे। राव रणमल के जो है ये पुत्र थे। ये जो है जोधा, ये जो थे ये, इनकी बात करें तो ऐसा मानते हैं कि आवल बावल की संधि के द्वारा ये जो है यहाँ के शासक बनते हैं। आवल बावल की संधि के द्वारा, आवल बावल की संधि जो होती है, इस संधि के द्वारा ये जो है आवल बावल की संधि के द्वारा ये मारवाड़ के शासक बने थे। ठीक है, ये मारवाड़ के जो है शासक बन जाते हैं साहब। मारवाड़ के जो है ये शासक बन जाते हैं आवल बावल की संधि के द्वारा। तो ये मारवाड़ के शासक बन जाते हैं। तो ये मारवाड़ के शासक बन जाते हैं। आवल बावल की संधि जो होती है इसके तहत जो है ये मारवाड़ के यहाँ पर ये शासक जो है बन जाते हैं। इसी समय ये क्या होता है कि नेक्स्ट यहाँ से बात आगे बढ़ती है। तो राव जोधा जैसे ही यहाँ पर शासक बनते हैं तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि ये जो है 1459 ईस्वी में, 59 में है ना, 1459 ईस्वी में इन्होंने जोधपुर शहर बसाया था। और जोधपुर शहर बसा करके और इसको राजधानी बना लिया था। जोधपुर शहर इन्होंने जो है बसाया था। जोधपुर शहर बसाया और जोधपुर शहर बसा करके और यहाँ पर इन्होंने जो कैपिटल जो बना ली थी। और इसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे आप मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से पुकारते हैं।
मेहरानगढ़ दुर्ग जो है इसको कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से इसको जो है पुकारा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है इन्होंने यहाँ पर करवा दिया था और निर्माण करवा कर के मित्रों और अब इसको इन्होंने क्या बना लिया था, अपनी राजधानी भी जो है इसको बना लिया था। तो जोधपुर को राजधानी बनाने का जो श्रेय जाता है वह जो जाता है राव जोधा को। तो एक तो जोधपुर शहर बसाया था और यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर ये मेहरानगढ़ दुर्ग जो है बना हुआ है। चिड़िया टूक जो पहाड़ी है उस चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये बना हुआ है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है यहाँ पर ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर जो है ये बना हुआ है। यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण इन्होंने यहाँ पर ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर करवाया था। ठीक है, अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है और यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और यहाँ से आगे बात जो जाती है वो ऐसा कहते हैं कि ये जो है राव जोधा जो हैं इन्होंने आपके 3 स्थानों की इन्होंने पैदल यात्रा की थी। इन्होंने 3 स्थानों की जो है ये पैदल यात्रा की थी। 3 स्थानों की ये जो है पैदल यात्रा की थी। इन्होंने ये 3 स्थानों की पैदल यात्रा जो है यहाँ पर की थी। 3 स्थानों की पैदल यात्रा जो की थी उनमें जैसे यहाँ पर काशी, प्रयाग और गया, ये 3 स्थानों की इन्होंने पैदल यात्रा की थी दोस्तों। तो ऐसा ये जो है इन्होंने ये 3 स्थानों की पैदल यात्रा भी की थी। इनके बारे में ऐसा कहते हैं कि आवल बावल की संधि जो हुई थी 1453 में हुई थी, राइट। और 1438 से लेकर के 53 ईस्वी तक का इन्होंने जो समय जो गुजारा था, ये 15 वर्ष का जो समय जो गुजारा था इन्होंने, वह जो ऐसा मानते हैं कि बीकानेर में किसान है काउनी जगह है और ये काउनी जगह जो पड़ती है बीकानेर में पड़ती है मित्रों। बीकानेर जो है यहाँ पड़ती है ये काउनी जगह। तो यहाँ इन्होंने ये समय गुजारा था, 15 वर्ष का जो समय इन्होंने यहाँ पर गुजारा था। तो 15 वर्ष का समय इन्होंने यहाँ पर बीकानेर के काहुनी स्थान पर गुजारा था राव जोधा जो है इन्होंने। तो राव जोधा ने अपना 15 वर्ष का जो समय था वो इन्होंने काहुनी स्थान पर जो है गुजारा था। तो ऐसा यहाँ पर ये राव जोधा के बारे में यहाँ पर ये जो है चर्चा रहती है। राव जोधा की बात करें तो आगे का इनका जो समय जो था उसकी बात करें तो ऐसा मानते हैं कि इनकी और कोई विशेष अचीवमेंट नहीं था। इनके ऐसा मानते हैं कि राव जोधा के 5 पुत्र बताए जाते हैं। राव जोधा जो है इस जोधा के 5 पुत्र बताए गए हैं और 5 पुत्र जो थे उनमें से जो इनका सबसे छोटा पुत्र जो था, इनका सबसे छोटा जो पुत्र था उस छोटे पुत्र की बात करें या 5वें नंबर का पुत्र, उनका नाम मिलता है राव बीका। राव बीका जो है इनका 5वें नंबर का पुत्र मिलता है। राव बीका की बात करें मित्रों तो राव बीका जो हैं, इस राव बीका ने 1465 ईस्वी में इन्होंने राव बीका ने 1465 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर जो है ये रियासत जो है इन्होंने स्थापित की थी। बीकानेर रियासत जो है, इस बीकानेर रियासत की इन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी। तो बीकानेर रियासत की इन्होंने यहाँ पर जो है ये स्थापना की थी राव बीका जो है इन्होंने। तो राव बीका जो हैं 1465 ईस्वी में जो है ये बीकानेर रियासत के ये संस्थापक के रूप में जो जाने जाते हैं, जो कि राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा की जो है इनकी मृत्यु जो हो जाती है, राव जोधा की जो है ये मृत्यु जो हो जाती है, राव जोधा की जो मृत्यु की बात करते हैं तो ये इनकी 1489 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है राव जोधा की। इनका कोई और अचीवमेंट नहीं रहा था। इनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं राव सातल देव, वो अब यहाँ के शासक बन जाते हैं। तो मित्रों अब यहाँ पर जो है शासक जो बनते हैं वह जो बनते हैं वो आपके राव सातल देव जो है यहाँ के शासक बन जाते हैं। तो अब राव सातल देव जो है यहाँ के शासक जो है बन जाते हैं। राव सातल देव यहाँ के शासक बन जाते हैं। राव सातल देव की बात करें मित्रों, इनका शासनकाल 1489 से स्टार्ट होता है और इनका शासनकाल 1492 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। ये जो है आपके राव सातल देव का। इनकी बात करें तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो आप राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो ये
राव जोधा जो हैं, राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे राव जोधा के। राव जोधा के ये जो है ज्येष्ठ पुत्र थे राव सांतल देव जो थे ये, ठीक है। तो राव जोधा के ये ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जाने जाते हैं राव सांतल देव जो थे ये, ठीक है। इनकी बात करें तो मित्रों देखिएगा, ये जब शासक बनते हैं राव सांतल देव, राव सांतल देव जब शासक जब बनते हैं तो इनकी बात करें तो दोस्तों देखिएगा, इनका जो रहा था राव सांतल देव का, उनकी यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं मित्रों, तो राव सांतल देव जो है यहाँ पर शासक के रूप में जब बनते हैं तो इनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि राव सांतल देव ने यहाँ पर जैसे ही शासन संभाला था तो उस समय इन्होंने एक तो जैसलमेर में इन्होंने एक गांव बसाया था जिसे सांतलमेर के नाम से जो है पुकारा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने जैसलमेर में, जैसलमेर जो है इन्होंने, जैसलमेर जो है यहाँ पर इन्होंने एक गांव बसाया था जिसे सांतलमेर के नाम से जो है पुकारा जाता है। सांतलमेर जो है गांव इन्होंने बसाया था जैसलमेर में, ये जो है गांव बसाने का श्रेय इसको जाता है राव सांतल देव को। इनकी जो है एक रानी थी, उसको जो है फूल कंवर के नाम से जो है पुकारा जाता है, रानी थी और उस रानी को फूल कंवर के नाम से जो है पुकारा जाता है। और इसकी बात करें तो इन्होंने आपके एक फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया था जोधपुर में, है ना, फूलेलाव तालाब। फूलेलाव तालाब जो है, ये फूलेलाव तालाब का निर्माण इसने जो है आपके कहाँ पर करवाया था, जोधपुर में करवाया था। तो ऐसा इनका जो है ये स्टार्टिंग का जो है ये रहा था राव सांतल देव का। राव सांतल देव की बात करें तो बात समय पहुंचती है 1492 ईस्वी में मित्रों। 1492 ईस्वी में हम जो चर्चा कर रहे थे, पीपाड़ का युद्ध जो है इसके बारे में चर्चाएं कर रहे थे। पीपाड़ का जो है युद्ध इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। पीपाड़ का युद्ध जो हुआ था ये 1492 में। पीपाड़ जो स्थान पड़ता है ये आपके जोधपुर में जो है पड़ता है, राइट, जोधपुर में पड़ता है ये पीपाड़ स्थान। यहाँ का ये युद्ध हुआ था। अब युद्ध के पीछे क्या कारण थे तो उनके बारे में बात कर रहे थे कि आपके इस समय जो है आपके मारवाड़ जो है, मारवाड़ के शासक आपको पता ही है राव सांतल देव थे, राव सांतल देव थे मारवाड़ के शासक जो हैं। इधर बात करें तो मारवाड़ जो है, यहाँ मारवाड़ में क्या है, गणगौर का त्यौहार चल रहा था। क्या चल रहा था? गणगौर का त्यौहार। मैंने आपको कहा था कि गणगौर का जो त्यौहार है ये बेसिकली आपके चैत्र के महीने में स्टार्ट होता है। चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष में स्टार्ट होता है और कृष्ण पक्ष की एकम से जो है स्टार्ट होता है और ये चैत्र जो है इसी में शुक्ल पक्ष में जो है ये समाप्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष में ये जो है तृतीया को जाकर के इसका विसर्जन कर दिया जाता है। कहने का मतलब 16 दिन तक महिलाएं गणगौर खेलती हैं, 16 दिन तक महिलाएं गणगौर खेलती हैं। तो ऐसा मानते हैं कि इसको गणगौर का त्यौहार जो है, ये आपको पता ही है, गण का मतलब है शिव, जैसा कि मैंने आपको चर्चा किया था, और इस गौर का मतलब है पार्वती, इसका मतलब है पार्वती। तो शिव और पार्वती से रिलेटेड ये त्यौहार है। तो इसको चलते हुए 8 दिन हुए थे, 8 दिन हुए थे, मतलब कहने का मतलब चैत्र का महीना और कृष्ण पक्ष और अष्टमी हुई थी, जैसे आप शीतला अष्टमी के नाम से भी जो है पुकारते हैं। ये हुआ था इस समय। इस समय क्या होता है कि आपके जो ये जो अजमेर जो है, आपका अजमेर जो है, यहाँ अजमेर के कोई सामंत थे, अजमेर के सामंत हुआ करते थे। और उस अजमेर के सामंत की बात करें तो उसका नाम मिलता है मल्लू खां। मल्लू खां जो है अजमेर के सामंत थे, क्योंकि उस समय जो है यूँ कह लीजिएगा कि यहाँ पर ये जो है अजमेर, यहाँ के जो सामंत के रूप में जो यहाँ पर जो बताए जाते हैं वो मल्लू खां को यहाँ का जो है सामंत जो है बताया जाता है अजमेर का। अजमेर के सामंत मल्लू खां थे। तो ऐसा माना जाता है कि इस मल्लू खां के जो सेनापति थे, इनके जो सेनापति जो थे, इस सेनापति इनका नाम मिलता है घुड़ले खां। क्या नाम मिलता है? घुड़ले खां। घुड़ले खां जो है ये सेनापति के रूप में जो है यहाँ पर इनके थे, किनके? मल्लू खां जो है इनके। तो इस घुड़ले खां ने क्या किया कि अष्टमी के दिन मारवाड़ में गणगौर खेलती हुई लगभग 40 महिलाओं को, कई गाइडों में 140 लिखा हुआ है,
तो 140 तो मारवाड़ क्षेत्र में आसपास के लगभग 2-3 गाँवों में भी नहीं मिलती होंगी उस समय, क्योंकि गाँव उस समय क्या ढाणियों के रूप में रहते हैं इधर। तो इन्होंने क्या किया कि लगभग 40 महिलाओं को बंदी बना करके और अपने यहाँ ले गए। इस बात का राव जो है पता राव सातल देव को चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ये घटना हो चुकी है। तो राव सातल देव ने क्या किया कि यहाँ इसके ऊपर जो है आक्रमण कर दिया था, ये जो है मल्लू खां के ऊपर, और यहाँ इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो इस मल्लू खां को इन्होंने पराजित किया था और इस घुडले खां को इन्होंने बुरी तरह मारा था। राव सातल देव जो है इन्होंने इसको मौत के घाट उतार दिया था इसको, तो इसको जो है ये मार दिया था इस घुडले खां को। और ऐसा बताते हैं कि घुडले खां को इतनी बुरी तरह से मारा था कि इनके सिर में इतने छेद कर दिए थे बाणों से कि काउंट नहीं कर सके, और फिर इसका घुडले खां का सिर काट करके और राव ये सातल देव इसको जोधपुर ले गए थे, और जोधपुर ले जा कर के पूरे शहर में घुमाया और घुमा करके फिर एक तालाब में फेंकवा दिया था। तो ऐसा कार्य किया था यहाँ पर। इतिहासकार ये कहते हैं कि इस युद्ध में राव सातल देव की विजय हुई थी। इस पीपाड़ के युद्ध में जो है राव सातल देव की विजय होती है। विजय तो हो गई थी राव सातल देव की, लेकिन इस युद्ध में घायल होने के कारण राव सातल देव की भी मृत्यु हो जाती है। राव सातल देव जो है इस राव सातल देव जो है सातल देव की भी इस युद्ध में जो है घायल होने के कारण इसकी भी 1492 में जो है मृत्यु हो गई थी। 1492 में इसकी जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसकी, राव सातल देव की। तो राव सातल देव जो है इस राव सातल देव की 1492 ईस्वी में जो है मृत्यु हो जाती है। 1492 ईस्वी में जो है मृत्यु हो जाती है, और 1492 ईस्वी में जब इसकी जो है मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर ये जो है राव सातल देव की बात करें तो मित्रों यहाँ पर देखिएगा राव सातल देव की जब यहाँ पर ये मृत्यु हो जाती है तो इस कारण मारवाड़ में क्या होता है कि गणगौर का त्यौहार पर बैंड लग जाता है। मारवाड़ में गणगौर का त्यौहार जो है ये गणगौर का त्यौहार यहाँ पर इस पर रोक लगा दी थी। गणगौर त्यौहार जो है इस गणगौर त्यौहार पर रोक लग गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर गणगौर का त्यौहार नहीं मनाया जाता है मारवाड़ में, आज भी यहाँ पर नहीं मनाते हैं। यहाँ मारवाड़ की बात करें तो यहाँ पर घुडला त्यौहार मनाया जाता है। घुडला त्यौहार यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और घुडला त्यौहार की बात करें तो ये जो त्यौहार जो मनाया जाता है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन यहाँ पर महिलाएं इसको मनाती हैं घुडला त्यौहार को। इस दिन क्या करती हैं कि एक मटका लेती हैं छेदों वाला जिसमें छेद हुए रहते हैं और उसमें एक दीपक जलाती हैं। ये मटका इसके सिर का प्रतीक बताया गया घुडले खां जो थे इनका, और उसको सिर पर रखती हैं और उस मटके को और फिर नाच गान करते हुए नाचती हैं गाती हैं, और फिर उसके बाद एक तालाब तक जाती हैं, तालाब में उस मटके को फेंक करके आ जाती हैं। तो देखिएगा ये जो त्यौहार जो सेलिब्रेट किया जाता है इसको तो कहते हैं घुडला त्यौहार। और इस समय जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं घुडला गीत, और इस समय जो नृत्य करते हुए जाती हैं महिलाएं उसको कहते हैं घुडला नृत्य। तो तीनों चीज़ हैं, घुडला नृत्य भी है, घुडला त्यौहार भी है और घुडला गीत भी है, और तीनों का संबंध यहाँ इससे है। और जिसका सेलिब्रेशन जो होता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन जो है होता है। तो अब यहाँ पर ये घुडला त्यौहार को एक गुस्से के रूप में महिलाएं एक शोक के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करती हैं। इसके जस्ट एक माह बाद यहाँ पर गणगौर मनाई जाती है। तो इसके चैत्र के बाद में आता है बैसाख का महीना। क्या आता है, बैसाख का महीना आता है, और वही कृष्ण पक्ष और वही अष्टमी के दिन, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन यहाँ पर ये क्या करते हैं कि एक त्यौहार मनाते हैं, और वह है आपके गणगौर। और उस गणगौर को यहाँ पर जो कहा जाता है वो कहा जाता है धींगा गवर की गणगौर। धींगा गवर की गणगौर के नाम से इसको जो है पुकारा जाता है। धींगा गवर की गणगौर के नाम से इसको जो है पुकारा जाता है। तो मारवाड़ में धींगा गवर की गणगौर मनाई जाती है यहाँ पर। और इस गणगौर को रोकने में जो है यहाँ पर किसकी वजह से रुकी, राव सातल देव की वजह से यहाँ पर मारवाड़ में गणगौर पर रोक लग जाती है। तो ऐसा यहाँ पर ये हुआ था राव सातल देव के शासनकाल में। तो मैंने आपको कहा है यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है आपके पीपाड़ का युद्ध जो हुआ था 1492 में हुआ था। राव सातल देव और अजमेर के सामंत मल्लू खां के मध्य होता है ये युद्ध। युद्ध का कारण क्या था कि इधर राव सातल देव मारवाड़ में जब शासन कर रहे थे तो उस समय गणगौर खेलती हुई कुछ महिलाओं को इस मल्लू खां के सेनापति घुडले खां ने बंदी बना लिया था। तो राव सातल देव ने उनको मुक्त कराने के लिए उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था, और उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो इस युद्ध में राव सातल देव की विजय होती है। घुडले खां को ये बुरी तरह मारते हैं, घुडले खां को ये बुरी तरह जो है मारते हैं,
और जब इनको बुरी तरह जब मारा जाता है घुड़ले खां को, तो घुड़ले खां का सिर काट लिया जाता है और काट करके जोधपुर ले जाते हैं राव सांतल देव। तो ये जोधपुर ले जाते हैं और जोधपुर में इसको पूरे शहर में घुमा करके और किसी तालाब में जो है इसको पटकवा दिया जाता है। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है उल्लेख मिलता है। यहाँ पर ये जो बात करें तो आपके इस के दौरान, ये जो बात करें तो राव सांतल देव के दौरान, राव सांतल देव की वजह से मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ये जो है गणगौर के त्यौहार पर रोक लग जाती है। और गणगौर के त्यौहार पर यहाँ पर ये जो रोक लग गई थी, तो ये गणगौर के त्यौहार पर जो रोक लगी थी यहाँ पर, तो ये इसी के कारण लगी थी, राव सांतल देव के कारण। यहाँ पर घुड़ला त्यौहार का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था। और घुड़ला त्यौहार के सेलिब्रेशन की बात करें तो ये जो घुड़ला त्यौहार का जो सेलिब्रेशन यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था, तो ये वैशाख कृष्ण अष्टमी के दिन यहाँ पर ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ इसकी बात करें तो ये जो है आपके एक माह बाद यहाँ पर वैशाख कृष्ण अष्टमी के दिन यहाँ पर धींगा गबर की गणगौर का सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर ये जो है आपके ये रहा था। अब राव सांतल देव के बाद में मित्रों यहाँ पर जो शासक जो बनते हैं उनकी बात करें तो उनका जो नाम मिलता है वह जो मिलता है राव सांतल देव के बाद में यहाँ पर जो शासक जो बनते हैं वो यहाँ पर राव सूर सिंह के नाम, यहाँ पर जो है यहाँ पर राव सूजा के नाम से, सूर सिंह नहीं सॉरी सूजा के नाम से यहाँ पर शासक बनते हैं। राव सूजा जो है वो यहाँ पर शासक बनते हैं। राव सूजा जो है ये शासक बनते हैं। राव सूजा का शासनकाल जो रहता है 1492 से लेकर के, और इनका शासनकाल जो रहता है वह 1515 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था राव सूजा का। राव सूजा की बात करें तो सबसे पहली बात तो आप ये जो है राव सूजा जो थे आपके राव जोधा के ही पुत्र थे। राव जोधा के जो है ये पुत्र थे राव सूजा जो थे। ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं कि राव सांतल देव के भाई थे। राव सांतल देव जो है, सांतल देव जो है इस राव सांतल देव के जो है ये भाई थे। राव सांतल देव के भाई थे ये जो बात करें तो सूजा। इनकी बात करें तो देखिएगा मित्रों ये जो हैं आपके यहाँ पर शासक बनते हैं। इनके शासनकाल की कोई विशेष अचीवमेंट नहीं था। इनके जो पुत्र हुए थे, इनके जो पुत्र थे उनकी बात करें तो उनका नाम मिलता है बाघ सिंह। बाघ सिंह जो है इनके पुत्र थे। ये जो बात करें तो बाघ सिंह ऐसा माना जाता है कि 1510 में जो है ये मारे जाते हैं। पाली जो है, इस पाली को आक्रमणकारियों से बचाते समय जो है ये मारे जाते हैं। यहाँ पर 1510 में इनके पुत्र की जो है ये मृत्यु हो जाती है बाघ सिंह की। तो 1510 में इनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो है इन्होंने इनके पुत्र जो हुए थे, इनके पुत्र जो हुए थे उनकी बात करें तो उनका जो नाम मिलता है राव गंगा सिंह। राव गंगा सिंह या गांग सिंह के नाम से जो है इनको पुकारा जाता है। गांग सिंह राठौड़ या गंगा सिंह राठौड़ के नाम से इनको जो है पुकारा जाता है। तो ये इनके बाद में उत्तराधिकारी जो है बनते हैं। तो उत्तराधिकारी के रूप में जो बनते हैं वह जो बन जाते हैं अब राव गंगा सिंह जो है ये उत्तराधिकारी के रूप में बन जाते हैं। तो राव गंगा सिंह जो हैं ये उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर जो है बनते हैं। तो राव गंगा सिंह को यहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। तो 1515 में राव गंगा सिंह अब यहाँ के जो है शासक बन जाते हैं। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं मित्रों। तो देखिएगा अब यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वह जो यहाँ पर शासक के रूप में जो आते हैं वो आते हैं आपके राव गंगा सिंह। राव गंगा सिंह के नाम से इनको जाना जाता है, या इनको गांग सिंह के नाम से भी लोग पुकारते हैं। एक ही बात है, गांग सिंह राठौड़ के नाम से जो है इनको जाना जाता है। गंगा सिंह या गांग सिंह राठौड़ की बात करें तो इनका शासनकाल 1515 से लेकर के 1531 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहता है। 1515 से लेकर के 1531 तक जो है इनका ये शासनकाल रहता है। तो ऐसा जो है इनका ये जो है शासनकाल रहता है। 1515 से लेकर के 1531 तक जो है इनका शासनकाल रहता है गंगा सिंह का। आप कहेंगे सबसे पहली बात तो ये जो हैं आपके गंगा सिंह जो हैं ये बाघ सिंह के पुत्र थे, राइट। बाघ सिंह जो है इस बाघ सिंह के पुत्र थे। ये जो बात करें तो आपके गंगा सिंह जो थे ये बाघ सिंह के पुत्र थे। गंगा सिंह जो हैं
इनकी बात करें तो ये जो रहे हैं आपके गंगा सिंह, इनके बारे में अगर आप बात करें तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर गंगा सिंह जो है, राव गंगा सिंह जो हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये जो है आपके गंगा सिंह की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो देखिएगा ऐसा माना जाता है कि ये जो गंगा सिंह जो थे, गंगा सिंह जो थे ये शासक जब बनते हैं तो इन्होंने जोधपुर में कई चीज़ों का निर्माण कार्य करवाया था। तो इनकी बात करें तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि आपके जोधपुर जो है, ये जोधपुर जो है, इस जोधपुर में इन्होंने कई चीज़ों का जो है निर्माण कार्य जो है करवाया था। तो कई चीज़ों का जो है इन्होंने निर्माण कार्य जो है करवाया था। और कई चीज़ों के निर्माण कार्य की बात करें तो इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि ये जो है आपके, एक तो आपके जोधपुर में गांगेलाव तालाब, गांगेलाव तालाब का निर्माण करवाया था। एक यहाँ पर गंग श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था। एक यहाँ पर गंगा की बावड़ी, ये सभी चीज़ों का इन्होंने जो है जोधपुर में जो है निर्माण कार्य करवाया था इस गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने जो है इन सभी चीज़ों का यहाँ पर जोधपुर में जो है निर्माण कार्य करवाया था, ये जो गंगा सिंह जो थे इन्होंने। तो ऐसा इनका ये जो है रहा था, स्टार्टिंग का जो दौर जो रहा था गंगा सिंह का। गंगा सिंह के बारे में आगे हम बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये जो गंगा सिंह जो थे इन्होंने, ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये जो गंगा सिंह जो थे इन्होंने, ऐसा मानते हैं कि 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा युद्ध हुआ था। और खानवा युद्ध की बात करें तो ये खानवा युद्ध जो हुआ था ये सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। ये जो है आपके सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, ये खानवा युद्ध जो हुआ था, ठीक है, इनके मध्य जो है ये युद्ध होता है। तो ये क्या करते हैं, गंगा सिंह इस युद्ध में जो है ये सांगा, मैंने आपको बता दिया है, सांगा के बारे में मैंने आपको बताया था कि सांगा ने पाती पर्वन परंपरा के तहत क्या किया कि राजस्थान के शासकों को पत्र व्यवहार करके और उनको जो है इस युद्ध में भाग लेने के लिए कहा था। तो ऐसा मानते हैं कि इस युद्ध में भाग लेने के लिए गंगा सिंह ने अपने पुत्र को भेजा था। तो गंगा सिंह ने अपने पुत्र जो थे उनका नाम मिलता है मालदेव, मालदेव को भेजा था। तो मालदेव को जो है यहाँ इनका साथ देने के लिए जो है भेजा था। ये जो बात करें तो मारवाड़ की सेना के साथ में। तो ये प्रश्न भी कई बार इस प्रकार से आया है कि मारवाड़ की सेना का नेतृत्व इस खानवा युद्ध में किसने किया था, तो वह किया था मारवाड़ की सेना का नेतृत्व मालदेव ने। तो मालदेव यहाँ सेना लेकर के पहुँच जाते हैं। पीछे से गंगा सिंह भी इसमें भाग लेने के लिए चले जाते हैं। इन्होंने भी इसमें जो है भाग लिया था। तो यहाँ पर इन्होंने भाग लिया था, लेकिन यहाँ से दोनों के दोनों से बच करके आ गए थे इस युद्ध में से। अब यहाँ से आगे क्या होता है कि ये जो है, ये प्रश्न आता है यहाँ से कि ये जो है आपके मारवाड़ के किस शासक, कौन शासक थे उस समय और भाग किसने लिया था। तो मेन जो भाग लेने का जो श्रेय जाता है वो मालदेव को जाता है। तो ये मालदेव जो है यहाँ पर इसमें ये जो है भाग लेते हैं, गंगा सिंह के जो है ये पुत्र होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि लौट कर के आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि आपके जो मालदेव जो हैं, इस मालदेव की बात करें तो मालदेव जो थे इन्होंने क्या किया कि एक दिन क्या होता है कि गंगा सिंह जो हैं, गंगा सिंह जो है ये आपके अफीम के नशे में थे। ये अफीम के नशे में थे गंगा सिंह, ये अफीम का नशा करते थे। तो उस समय ऐसा मानते हैं कि इस मालदेव ने क्या किया कि इस गंगा सिंह की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अपने ही पिता की हत्या कर दी थी मालदेव ने। मालदेव ने ऐसा बताते हैं कि ये अफीम खाकर के गंगा सिंह और मेहरानगढ़ दुर्ग में किसी झरोके में खड़े हुए थे। तो इन्होंने क्या पीछे से धक्का मार दिया था, ऐसा लोग यहाँ पर ये कहते हैं। और धक्का मार करके यहाँ से शाम का समय था, सोजत चले गए थे। सोजत जो पड़ता है पाली में पड़ता है, वहाँ चले गए थे ये जो है मालदेव। तो मालदेव सोजत चले जाते हैं। सुबह प्रातःकाल पता चलता है गंगा सिंह मारे गए हैं। तो ये पता किया कि कैसे मरे थे। तो इनके बारे में जो है यहाँ पर ये मालदेव का नाम जो है आता है कि मालदेव जो है इन्होंने इनको मौत के घाट उतारा। तो मालदेव जो हैं ये अपने ही पिता की हत्या करके और अब जो है शासक जो बनते हैं वो बनते हैं मालदेव। तो मालदेव जो हैं ये मारवाड़ के पितृहंता के नाम से इनको लोग जो है पुकारते हैं।
तो अब हम जो चर्चा करते हैं मित्रों, वह जो चर्चा जो करते हैं वो हैं आपके नेक्स्ट आगे के शासक, और वो आपके मालदेव के नाम से जिनको आप लोग पुकारते हैं। तो राव मालदेव, राव मालदेव जो है यहाँ के शासक होते हैं। राव मालदेव जो शासक जो बनते हैं ये आपके 1531 से जो है शासक बनते हैं, और 1562 ईस्वी तक जो है ये शासक रहते हैं। 1531 से लेकर के 1562 ईस्वी तक जो है ये शासक रहते हैं। मालदेव जो हैं ये 1531 से लेकर के 1562 ईस्वी तक ये शासक रहते हैं। अब देखिएगा इनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, तो इनकी जो है लंबी चौड़ी गाथा जो है मिलती है। ये जो बात करें तो आपके मालदेव जो हैं इनकी, तो सबसे पहली बात तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये जो है आपके गंगा सिंह के पुत्र थे। ये जो है गंगा सिंह जो है गंगा सिंह के पुत्र थे। ये जो बात करें तो आपके मालदेव जो थे। क्लियर? इनकी बात करें मित्रों, ऐसा मानते हैं कि ये अपने पिता की हत्या करके और शासक बने थे। ये पिता की हत्या कर शासक बने थे, और इसी कारण इन्हें मारवाड़ में इनको मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि एक और आएंगे आगे पितृहंता कहा जाता है। मारवाड़ का प्रथम जो है इनको पितृहंता जो है कहा जाता है, ये गंगा सिंह जो थे इनको। तो ये मारवाड़ के जो है प्रथम जो है पितृहंता के नाम से इनको जो है जाना जाता है। तो मारवाड़ के ये प्रथम जो है पितृहंता के रूप में इनको जो है जाना जाता है। ये जो बात करें तो आपके राव मालदेव जो थे इनको, राइट। इनकी बात करें तो देखिएगा मित्रों, ये जो हैं आपके राव मालदेव जो हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो है यहाँ पर जब शासक बनते हैं तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये मारवाड़ के सबसे प्रतापी शासकों में से एक हुए थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया था। और ऐसा कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में 55 युद्ध लड़े थे। तो अपने साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार करना और जीवन में इतने सारे युद्ध लड़ने के कारण फारसी इतिहासकारों ने इसको हशमत वाला शासक कहा है। तो फारसी इतिहासकार जो हैं, इस फारसी इतिहासकार जो हैं, इतिहासकारों ने इन्हें हशमत वाला शासक कहा है। हशमत वाला शासक, हशमत वाला शासक जो है इसको जो है ये कहा है। तो फारसी इतिहासकारों ने इसको जो है हशमत वाला शासक कहा है मालदेव को, जिसका अर्थ यही होता है कि जो ऐसा योद्धा, वीर, प्रतापी शासक जिसने अपने साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया हो और जिसने अपने साम्राज्य को सबसे अधिक सीमा रेखाओं तक विस्तार करने के साथ में युद्धों का भी जिसने सबसे अधिक युद्धों में विजय प्राप्त की हो, उसको हशमत वाला शासक के नाम से जो है पुकारते हैं। तो ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है कि इनको हशमत वाला शासक किस मारवाड़ के शासक को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मालदेव को। मालदेव की बात करें तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था अभी कि ये अपने पिता की हत्या करके और ये कहाँ चले जाते हैं, सोजत। तो ये सोजत जब चले जाते हैं तो सोजत जो पड़ता है पाली में पड़ता है। तो यहाँ पर इनका क्या हुआ था, राज्य अभिषेक। इनका राज्य अभिषेक जो होता है वह राज्य अभिषेक यहीं पर ही होता है, आपके पाली में ही। तो राज्य अभिषेक जो होता है ये आपके पाली में ही होता है, इनका राज्य अभिषेक जो किया जाता है। तो इनका राज्य अभिषेक जो किया जाता है ये पाली में ही किया जाता है। और ये राज्य अभिषेक जो किया जाता है वो राव मालदेव के ये मालदेव का जो है राज्य अभिषेक पाली में जो है आपके सोजत जो स्थान है वहाँ पर इनका राज्य अभिषेक होता है। तो ऐसा यहाँ पर इनका ये जो है रहा था। ऐसा बताते हैं कि इनके पता नहीं कितने विवाह हुए थे, लेकिन एक विवाह इनका बड़ा चर्चा में रहा था।
और वह विवाह जो रहा था इनका चर्चा में, वो रहा था आपके जो है, ऐसा मानते हैं कि उमादे के साथ में। वो कैसे रहा था तो वो देखिएगा। ऐसा बताते हैं कि आपका मालदेव जो है, मालदेव जो है, इस मालदेव का जो विवाह जो हुआ था, इनका जो विवाह हुआ था वो जैसलमेर की राजकुमारी थी एक, जैसलमेर के जो है आपके शासक थे लूणकरण। लूणकरण जो है इसकी जो है ये पुत्री थी, और उस पुत्री की बात करें तो उसका नाम मिलता है उमादे। उमादे के साथ इनका जो है विवाह हुआ था। ये जो बात करें तो आपके मालदेव का, तो मालदेव का विवाह जो हुआ था जैसलमेर के जो है लूणकरण, उनकी जो है पुत्री थी उमादे, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग जो है, यहाँ पर इतिहासकार, अलग अलग इतिहासकार जो हैं यहाँ पर अपनी अपनी विचारधाराएं प्रकट करते हैं। वो ये कहते हैं यहाँ पर इतिहासकार कि जब इनका विवाह हुआ था तो ये जो है लूणकरण ने इनका विवाह एक योजना के तहत किया था। योजना क्या थी? योजना ये थी कि ये जो है लूणकरण इनके साथ, जैसलमेर के जो लूणकरण जो थे, ये इनके साथ विवाह करके क्या चाह रहे थे कि मेरा आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पर? मारवाड़ में, जोधपुर में। तो मैं कभी भी किसी भी दिन क्या करूँगा कि ये जो मालदेव जो हैं, इन मालदेव को जो है मौत के घाट जो है उतार दूंगा। ऐसी योजना बना करके लूणकरण ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। इस बात का पता जो है उमादे को था। तो उमादे ने जो है पहली ही रात को, इन्होंने, उमादे ने कहा कि पति परमेश्वर होता है, जब पति नहीं रहेंगे तो मैं किस काम की रहूंगी। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना मैं पति को सारी बातें बता दूं जिससे पति अलर्ट रहे। तो इन्होंने अपनी सारी बातें बता दी थी कि ऐसे ऐसे पिताजी ने जो है शादी की है मेरी, और इसके पीछे ये कारण है। मालदेव इस बात को लेकर के समझ नहीं पाया था। उन्होंने सोचा कि ये भी एक योजना होगी। तो उसी समय दोनों में कहासुनी हो जाती है, और ऐसा मानते हैं कि उसी समय ये रूठ जाती है उमादे। और इसी कारण इतिहास में इनको जो कहा जाता है, वह जो कहा जाता है वो कहा जाता है रूठी रानी। इनको रूठी रानी के नाम से जो है इनको पुकारा जाता है। रूठी रानी के नाम से जो है इनको पुकारा जाता है। तो रूठी रानी के नाम से इनको पुकारते हैं। कुछ इतिहासकार यूँ भी कहते हैं, वो इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि ये जो थे आपके यहाँ पर, ये जब पहली रात को जब आई थी तो सज धर करके जब आई थी, तो ऐसा मानते हैं कि मालदेव अफीम के नशे में थे। तो ऐसा मानते हैं कि उनके साथ में कोई दासी आई थी, तो उस दासी पर जो है फिदा हो गए थे मालदेव। तो मालदेव जो है दासी पर फिदा हो जाते हैं। तो उस बात को लेकर के ये जो है आपकी उमादे जो है रूठ गई थी, और रूठ करके, और ये जो है इनसे कभी नहीं मानी और अजमेर में रहने लगी। तो कहने का मतलब ये दोनों कहानियाँ हैं, अपने अपने हिसाब से जैसा भी इनको आप एक्सेप्ट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अपने को तो ये ध्यान रखना है कि ये पहली ही रात को रूठ गई थी, और रूठने के कारण इतिहास में ये रूठी रानी के नाम से फेमस हुई थी। और ये जो रही थी आपके अजमेर में रही थी, ये रूठ करके अजमेर जो है अजयमेरु दुर्ग, वहाँ रही थी। अजमेर का जो अजयमेरु दुर्ग है वहाँ पर ये जो है रही थी। अजयमेरु दुर्ग, जिसको आप तारागढ़ के नाम से पुकारते हैं, वहाँ पर रूठी रानी का महल भी बना हुआ है। रूठी रानी का महल भी जो है ये बना हुआ है। रूठी रानी का जो है ये महल भी बना हुआ है, ये ऐसा बात करते हैं। तो यहाँ पर तो रूठी रानी का जो है महल, ये जो है आपके अजमेर में जो है यहाँ पर ये बना हुआ है। तो ऐसा यहाँ पर इसको अजमेर में ही रही थी, और ऐसा बताते हैं कि आजीवन रूठी रही। ऐसा भी जानकारी मिलती है कि आगे चल कर के मैं आपको बताऊंगा कि 1544 ईस्वी में, 1543-44 में क्या होता है कि 1543-44 में शेरशाह सूरी जो होते हैं, शेरशाह सूरी जो होते हैं, इसने अजमेर पर अधिकार कर लिया था। इसने अजमेर पर जो है अधिकार कर लिया था। अजमेर पर इन्होंने जो है अधिकार कर लिया था, और अजमेर पर जब अधिकार कर लिया था इन्होंने, तो ऐसा मानते हैं कि इस समय इस मालदेव का जो आपके यूँ कह सकते हैं दरबारी कवि था, और उसका नाम मिलता है ईश्वर दास। ईश्वर दास जो है इनको मनाने के लिए भी गया था, इनको मनाने के लिए गया था। और मनाने के लिए जब गया था तो ऐसा मानते हैं कि ये मान भी गई थी, लेकिन उसी समय इस मालदेव की कुछ और रानियाँ थी। उन रानियों ने सोचा कि अगर ये आ जाएगी तो हमारी जो है वेटेज कम हो जाएगा। तो उन रानियों ने क्या किया कि आशा बारठ करके एक व्यक्ति थे, उस आशा बारठ करके व्यक्ति को जो है वहाँ पर भेज दिया था।
आशा बारठ जो है ये व्यक्ति थे, इस आशा बारठ व्यक्ति को जो है भेजा था। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर के एक कविता सुनाई थी कि मान घटे तो प्रीत तजे तो मान, कुछ इस प्रकार से कि अगर एक बार जब ये मान ही लिया कि अब रूठा रहना है तो अब जो है मान करके अपनी इज्जत को क्यों ख़राब करना चाहती हो। तो इस कारण फिर जो है ये वापस रुक जाती है वहीं पर ही अजमेर, और अजमेर ही रही थी और आजीवन अजमेर रही थी। जब मालदेव की मृत्यु होती है तो मालदेव की पगड़ी के साथ में ये सती हो गई थी। तो मालदेव की पगड़ी के साथ में जो है सती होती है ये रूठी रानी जो है, ये मालदेव जो है इस मालदेव की पगड़ी के साथ में जो है ये सती हो गई थी, पगड़ी के जो है साथ जो है ये सती हो गई थी। तो ऐसा भी जो है इस रूठी रानी के बारे में ये जो है जानकारी मिलती है। तो ऐसा इनका ये विवाह हुआ था मालदेव का, जो कि चर्चा में रहा था ये। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये कहानी मालदेव के शासनकाल से जुड़ी हुई रही है। मालदेव की बात करें मित्रों तो देखिएगा मालदेव जो हैं, मालदेव का अब जो है शासनकाल ऐसा मानते हैं कि मालदेव का जो शासनकाल जो रहा था उसमें इन्होंने कई जगह 54 युद्ध और कई जगह 55 युद्ध लिखे हुए मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के आप 55 मान लीजिएगा। तो 55 युद्ध जो है इन्होंने अपने जीवन में लड़े थे। तो उन 55 युद्धों की तो हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य युद्ध हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। और उनकी यहाँ पर हम जो चर्चा करते हैं तो उनमें यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ नंबर 1 पर, और वो है आपके भादरा जून का युद्ध। भादरा जून का युद्ध, भादरा जून का युद्ध जो है ये, भादरा जून के युद्ध की बात करें तो भादरा जून का जो युद्ध है, ये जो युद्ध हुआ था भादरा जून का, ये हुआ था 1531 ईस्वी में जो है ये भादरा जून का युद्ध होता है। दोस्तों देखिएगा भादरा जून जो स्थान पड़ता है ये जोधपुर के दक्षिण में है, जोधपुर के दक्षिण में है, जोधपुर के दक्षिण भाग में जो है ये पड़ता था। ऐसा बताते हैं कि वर्तमान में ये पाली में आ गया है। ये वर्तमान में ये जो स्थान जो है ये वर्तमान में ऐसा बताते हैं कुछ लोग पाली में, कहीं कुछ इस प्रकार से। तो भादरा जून जो है ये वर्तमान में जो है पाली का जो है ये पार्ट बताया जाता है। कुछ कहते हैं नागौर का, कुछ ये कुल मिलाकर के जोग्राफिकल पाली का पार्ट है। ये जोधपुर के दक्षिण में ये जो है भाग हुआ करता था। और जोधपुर के दक्षिण की बात करें तो पाली में आता है ये जो भादरा जून जो है ये। मित्रों देखिएगा यहाँ के इस समय शासक जो थे, भादरा जून के यहाँ के जो शासक जो थे उसकी बात करें तो उसका नाम मिलता है बीरा। बीरा यहाँ के शासक थे। बीरा पर ये जो है मालदेव जो है आक्रमण कर देते हैं। कौन कर देते हैं? मालदेव जो है आक्रमण कर देते हैं। तो मालदेव और बीरा के मध्य जो है ये भादरा जून का युद्ध होता है। मालदेव और बीरा के मध्य जो है ये भादरा जून का युद्ध होता है। इस युद्ध की बात करें तो मित्रों ऐसा मानते हैं कि इस मालदेव का साथ जो दिया था वह दिया था बीरमदेव मेड़तिया ने। बीरमदेव जो है, इस बीरमदेव की बात करें तो ये मेड़ता के थे, मेड़ता के थे। तो इन्होंने जो है इनका साथ दिया था। ये जो बात करें तो आपके बीरमदेव जो थे, ये जो बीरमदेव जो थे इन्होंने मालदेव का इसमें साथ दिया था। तो इस युद्ध में जो विजय जो होती है, अंतिम रूप से जो विजय हुई थी वह मालदेव की विजय होती है इसमें। और मालदेव की विजय होने के साथ ही मालदेव ने क्या किया कि यहाँ का ये भादरा जून का जो संरक्षक जो बना दिया था, भादरा जून का जो संरक्षक जो बना दिया था वो इन्होंने अपने पुत्र को बना दिया था। और उसकी बात करें तो उसका जो नाम मिलता है वह जो मिलता है रतन सिंह। रतन सिंह जो है इसको बना दिया था, जो कि मालदेव के कौन थे? पुत्र थे। तो इसको यहाँ का क्या बना दिया जाता है? रतन सिंह राठौड़ के नाम से जो है ये इनको यहाँ पर रतन सिंह राठौड़ को यहाँ का संरक्षक बना दिया जाता है। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है भादरा जून का युद्ध हुआ था। तो भादरा जून दुर्ग जो है यहाँ का संरक्षक इन्होंने रतन सिंह को राठौड़ को बना दिया जो कि मालदेव के पुत्र थे। भादरा जून बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है मारवाड़ के लिए। आगे चल करके ये मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी रहा है। आगे चल करके जो है मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी रहा है। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी रहा है। मारवाड़ की संकटकालीन जो है ये राजधानी भी रहा है। संकटकालीन राजधानी भी जो है ये रहा है, राजधानी रहा है।
तो यहाँ पर ये जो है आपके ये मारवाड़ की जो है संकटकालीन राजधानी भी रहा है भादराजून। आगे चल करके मैं आगे राव चंद्रसेन पढ़ाऊंगा, राव चंद्रसेन की बात करूंगा। तो राव चंद्रसेन की जब मैं बात करूंगा तो वहां पर मैं कहूंगा कि ये जो है राव चंद्रसेन ने कुछ समय के लिए भादराजून को अपनी कैपिटल बना लिया था। तो वो जो है भूला भटका शासक के नाम से राव चंद्रसेन के रूप में जो जाने जाते हैं, तो उन्होंने जो है मारवाड़ की ये कुछ समय के लिए राजधानी भी बनाई थी। तो ऐसा इनकी जो है ये भादराजून विजय रही थी। ये जो बात करें तो किसकी, मालदेव की। अब यहाँ से जो है इनकी नेक्स्ट जो विजय जो कहलाती है मित्रों, वह जो विजय कहलाती है नंबर 2 पर हम बात कर रहे हैं, और वो है इनका नागौर विजय। नागौर विजय के नाम से जो है जाना जाता है। मालदेव की नागौर विजय जो है ये कहलाती है, नागौर विजय के रूप में इसको जाना जाता है। और नागौर विजय की बात करें तो यहाँ पर ये जो है नागौर विजय जो है इन्होंने जो किया था, वह जो किया था इन्होंने नागौर विजय वह किया था 1533 ईस्वी में इन्होंने नागौर विजय कर लिया था मालदेव ने। मालदेव ने जो है 1533 ईस्वी में नागौर विजय कर लिया था। देखिएगा यहाँ नागौर के इस समय जो शासक जो थे, नागौर के इस समय जो शासक जो थे यहाँ के, उनकी बात करें तो उनका जो नाम था दौलत खां, उनका नाम था दौलत खां। दौलत खां जो है यहाँ ये जो है आपके नागौर का जो है यहाँ के ये शासक हुआ करते थे। और नागौर के शासक दौलत खां जो थे, और इधर जो है ये युद्ध जो होता है आपके मालदेव के मध्य, मालदेव और दौलत खां के मध्य जो है ये युद्ध होता है। मालदेव और दौलत खां के मध्य जब ये युद्ध होता है, तो मालदेव और दौलत खां के मध्य जो है ये युद्ध होता है, तो ऐसा मानते हैं कि इस समय यहाँ पर ये जो दौलत खां और मालदेव दोनों के मध्य जो ये युद्ध होता है ना, ये जो युद्ध हुआ था वह हुआ था नागौर के हीरावाड़ी स्थान पर, नागौर के हीरावाड़ी स्थान पर हुआ था। ये नागौर का हीरावाड़ी स्थान है, यहाँ पर ये जो हुआ था, ये हीरावाड़ी स्थान जो पड़ता है नागौर में पड़ता है, यहाँ पर ये युद्ध हुआ था। और इसी कारण इस युद्ध को जो कहा जाता है वो हीरावाड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो हीरावाड़ी का युद्ध जो कहा जाता है वह इसी को ही कहा जाता है, जो कि आपके कब हुआ था, 1533 ईस्वी में जो है ये युद्ध हुआ था। तो कई बार ऐसे ही प्रश्न आता है हीरावाड़ी के युद्ध को लेकर के भी कि हीरावाड़ी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो मालदेव और दौलत खां के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मालदेव का जो साथ दिया था वह बीरम देव ने भी दिया था। इसमें वही मेड़ता के बीरम देव जो थे, इन्होंने जो है इनका ये साथ दिया था। यहाँ पर बात करें तो मित्रों ऐसा मानते हैं कि इस दौलत खां जो है, इस दौलत खां के पास में एक हाथी था, और उस हाथी की बात करें तो उस हाथी का नाम मिलता है दरिया जोश। दरिया जोश करके जो है ये हाथी था। ये दरिया जोश जो हाथी था ये बहुत ही समझदार हाथी था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर देखिएगा इस युद्ध में अंतिम रूप से जो विजय प्राप्त होती है, वह जो विजय प्राप्त जो हुई थी मालदेव की विजय हुई थी इसमें, जिसमें बीरम देव ने इनका साथ दिया था। और यहाँ मालदेव ने यहाँ का संरक्षक जो बना दिया था, यहाँ का जो संरक्षक जो बना दिया था मालदेव ने, यहाँ का अपनी तरफ से जो संरक्षक जो बना दिया था, संरक्षक जो बना दिया था यहाँ पर, वह बीरम मांगलियोत को जो है बना दिया था। बीरम इनके सरदार थे, बीरम मांगलियोत। बीरम मांगलियोत जो है, इस बीरम मांगलियोत को जो है ये बना दिया था, यहाँ का ये संरक्षक बना दिया था। किसने? ये मालदेव ने। तो मालदेव की इसमें विजय हो जाती है। और यहाँ से एक ये हाथी प्राप्त होता है दरिया जोश, जो कि बहुत ही समझदार हाथी था। इस हाथी को लेकर के बीरम देव और मालदेव दोनों के मध्य विवाद हो जाता है। अब यहाँ पर इस हाथी को बीरम देव रखना चाहते थे, इधर मालदेव भी इस हाथी को रखना चाहते थे। तो दोनों में इस हाथी को लेकर के विवाद हो जाता है। जो कि अच्छी दोस्ती चल रही थी वो अब यहाँ पर इस हाथी के कारण दुश्मनी में बदल जाती है। ये तो केवल मालदेव का एक बहाना था, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट उसका था अजमेर को अपने अंडर में करना। और उस समय अजमेर जो था वह जो था आपके ये जो है बीरम देव के अंडर में था अजमेर उस समय जो था। तो अजमेर को जो है इसको अपने अंडर में करने का जो है इनके पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि जिसने साथ दिया तो उसके ऊपर आक्रमण कैसे करें। तो इस कारण इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अजमेर पर जो है आक्रमण करने के लिए बीरम देव से दुश्मनी ले ली थी, इस हाथी को बहाना मार करके। तो दरिया जोश हाथी को लेकर के इन दोनों में जो है यहाँ पर दुश्मनी हो जाती है।
और दुश्मनी हो गई थी, तो अब जो है मालदेव ने सीधा जो है आक्रमण किसके ऊपर कर दिया था, बीरमदेव के ऊपर कर दिया था। और बीरमदेव का जब आक्रमण किया था तो वह जो इनकी क्या कहलाती है, मेड़ता विजय के नाम से जो है मालदेव की कहलाती है। तो नेक्स्ट आगे मैं चर्चा कर रहा हूं और वो है आपके इनकी नंबर 3 पर, और वो है आपके मेड़ता विजय के नाम से आप लोग इसको पुकारते हैं। मेड़ता विजय के नाम से इसको जो है पुकारते हैं। मेड़ता विजय की बात करें तो 1535 ईस्वी में मेड़ता विजय हुई थी। 1535 ईस्वी में ये जो है मेड़ता विजय के नाम से इसको जो है जाना जाता है। आपको ये पता ही है कि मेड़ता के इस समय जो है शासक के रूप में जो थे, मेड़ता के शासक जो थे वह थे बीरमदेव। बीरमदेव थे इस समय मेड़ता के शासक, और यह जो युद्ध हुआ था आपके मालदेव। तो मालदेव और बीरमदेव के मध्य जो है ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो विजय प्राप्त करते हैं वो जो है विजय प्राप्त जो कर ली जाती है वो आपके मालदेव ने जो है यहाँ पर इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी। इस समय क्या होता है कि ये जो है बीरमदेव अपने सरदारों के कहने पर मेड़ता छोड़ करके ये कहाँ चला जाता है, अजमेर चला गया था। ये इसके सरदारों ने इसे समझाया कि भाई देखिएगा इसकी नीयत अगर इस पर मेड़ता पर खराब हो रही है मालदेव की, तो आप मालदेव जो है को छोड़ दो मेड़ता को, और अपन कहाँ चलते हैं, अजमेर। तो इनको पता नहीं था कि मालदेव का टारगेट तो मेन रूप से अजमेर ही है, क्योंकि अजमेर से आय अच्छी होती थी उस समय मारवाड़ क्षेत्र में। आय की दृष्टि से अजमेर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो इस कारण जो है ये आपके यूँ कह सकते हैं कि अजमेर पर अधिकार करना इनका जो है मेन ध्येय था, यूँ कह लीजिएगा मालदेव का। तो ये अजमेर चले जाते हैं बीरमदेव। तो अब मालदेव नेक्स्ट जो है अजमेर को टारगेट कर लेता है। और नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो इनका जो है नेक्स्ट जो टारगेट था नंबर 4 पर हम बात करते हैं, तो इनकी वह कहलाती है अजमेर विजय के नाम से इसको जाना जाता है। अजमेर विजय के नाम से इसको जाना जाता है, मालदेव की अजमेर विजय। और ये जो थी 1538 ईस्वी में थी मालदेव की अजमेर विजय जो थी। ये अजमेर विजय की बात करें तो देखिएगा ये जो युद्ध होता है, ये जो युद्ध हुआ था तो वही आपके इधर तो अजमेर में उस समय जो थे वो कौन थे, बीरमदेव थे। अजमेर में इस समय बीरमदेव थे और इधर जो है ये मालदेव थे ही। तो अजमेर के जो है ये मालदेव और बीरमदेव जो है इनके मध्य जो है युद्ध होता है, और इस युद्ध में भी जो विजय रहते हैं वो आपके मालदेव जो है इसमें विजय रहते हैं। मालदेव की विजय होती है इस युद्ध में। यहाँ क्या होता है मित्रों, बीरमदेव यहाँ से निकल करके और रणथंभौर की तरफ चला जाता है। रणथंभौर की तरफ चला गया था, और रणथंभौर के कोई मुस्लिम हाकिम थे। यहाँ के हाकिम का मतलब यहाँ के एक तरह से सूबेदार। तो यहाँ के ये मुस्लिम हाकिम जो थे, इसके सहयोग से ये जो है बीरमदेव शेरशाह सूरी से जा मिलता है। आगे चल करके शेरशाह सूरी से जा मिलता है। उस समय शेरशाह सूरी जो है वो कहाँ पर, दिल्ली पर जो है इन्होंने अधिकार कर लिया था। शेरशाह सूरी जो है इन्होंने तो दिल्ली पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। 1540 में जो है 39-40 में चौसा और बिलग्राम के युद्ध जो रहे हैं, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुए थे। तो अफगानी थे शेरशाह सूरी, तो इन्होंने यहाँ पर जो है इनको शरण दे दी थी, किसको, बीरमदेव को। तो बीरमदेव जो है शेरशाह सूरी की शरण में चले गए थे आगे चल करके, यूँ कह लीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दो इनकी विजय रही थी आपके मालदेव की, जो कि आपके बीरमदेव के अगेंस्ट थी। दोनों के दोनों ही, एक तो मेड़ता विजय जो कि 1535 में है, और दूसरी अजमेर विजय जो कि आपके 1538 ईस्वी की है। ये जो है आपके अजमेर विजय। अब देखिएगा अजमेर पर अधिकार हो चुका था मालदेव का। तो मालदेव का अजमेर पर अधिकार हो चुका था। तो अब मालदेव ने नेक्स्ट टारगेट जो किया था, मालदेव ने नेक्स्ट टारगेट जो किया था वह जो किया था, अब आपके इनका टारगेट जो था वो था आपके जालौर। लेकिन जालौर को जीतने से पहले सिवाना को जीतना जरूरी था, क्योंकि सिवाना को जालौर दुर्ग की